तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी राजा या फिर महाराजा हुए थे उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दक्षिण के अंदर विजयनगर साम्राज्य को टक्कर देने के लिए एक और साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसका कि नाम क्या था, बहमनी साम्राज्य। उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी। प्रशासन के अलावा देखिए, प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, जो कर या राजस्व लिया जाता था वो किस प्रकार से हुआ करता था, और कर वगैरह की वजह से जो लोगों का उस समय के अंदर आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार से हुआ करता था। इसके अलावा देखिए, उस समय का जो भी समाज था वहाँ पर कितने वर्ण के लोग रहा करते थे, किस तरह से उनकी व्यवस्था थी। इसके अलावा उस समय के अंदर जो औरतें हुआ करती थी, जो स्त्रियां थी, उनकी दशा किस तरह से हुआ करती थी। यानी कि उस समय का जो भी सामाजिक जो जीवन था उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। अब देखिए, प्रशासन आपको पता ही है कि एक तो केंद्रीय स्तर पर हुआ करता था। इसके अलावा जो पूरा देखिए साम्राज्य था वो किसके अंदर विभक्त होता था, आगे प्रांतों के अंदर। तो प्रांत के स्तर पर भी बड़े लेवल पर क्या चलाया जाता था, प्रशासन। वैसे तो प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयाँ और भी हुआ करती थी। गांव यानी कि पूरा जो साम्राज्य था वो पूरा यानी कि बट बट कर लास्ट के अंदर गांव तक, गांव उस समय में क्या हुआ करते थे, छोटी इकाई हुआ करती थी जिसको कि उर कहा जाता था। उसका भी अलग टाइप से प्रशासन किया जाता था। तो चलिए हम हर एक स्तर पर पढ़ते हैं कि जो प्रशासन था वो किस प्रकार से हुआ करता था। सबसे पहले बात करते हैं कि जो केंद्रीय व्यवस्था थी या फिर केंद्रीय प्रशासन था वो किस प्रकार से रहा था विजयनगर साम्राज्य में। अब देखिए, केंद्रीय जो व्यवस्था थी इसके अंदर आपको पता ही है कि सर्वोपरि कौन हुआ करता था, राजा खुद हुआ करता था। राजा की जो शासन की पद्धति थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो शासन की पद्धति थी वो कैसी हुआ करती थी, राजतंत्रात्मक, यानी कि राजा का शासन हुआ करता था। राजा की ही आज्ञा क्या हुआ करती थी, सर्वोपरि हुआ करती थी। राजा ही सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था, राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। यानी कि वैसे तो इन कार्यों के लिए अलग अलग पद हुआ करते थे, लेकिन क्या है, राजा की आज्ञा ही क्या हुआ करती थी अंतिम। अगर राजा इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं है तो वो उनको खारिज भी कर सकता था। सर्वोपरि कौन हो गया, राजा हो गया। और जो राजा का पद हुआ करता था वो क्या था, वंशानुगत हुआ करता था। यानी कि अगर राजा की मृत्यु हो गई तो अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका बेटा होगा। बेटा होगा नहीं तो कौन होगा, शाही परिवार में से ही कोई होगा, ठीक है, उसका चाचा भतीजा या कोई भी हो सकता है। तो ये क्या, इसका मतलब वंशानुगत, कोई बाहर का आदमी आके एकदम से नहीं बन जाएगा राजा। राजा की मृत्यु के बाद अगला कौन होगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये सिद्धांत उस समय हुआ करता था। सबसे ऊपर का पद कौन सा हो गया, राजा। और राजा को उस समय के अंदर क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था या फिर राया कहा जाता था, ठीक है। राया वैसे कहा जाता था, आपने पढ़ा होगा जैसे कि कृष्णदेव राया। तो ये हो गए, नाम के पीछे क्या लगा रहता था, राया, यानी कि सम्मानजनक शब्द हुआ करता था जो कि राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सदाशिव राया, इस प्रकार के नाम हुआ करते थे। अब जो राजा हो गया, इसकी सहायता के लिए क्या होता था, एक 20 सदस्यीय मंत्री परिषद हुआ करती थी। मंत्री परिषद के अंदर कितने से लोग हुआ करते थे, 20 लोग हुआ करते थे। हर एक क्षेत्र के सम्मानित यानी कि विद्वान व्यक्ति शामिल हुआ करते थे इन 20 लोगों के अंदर। अब जो 20 लोगों का भी देखिए जो पद हुआ करता था, ये भी किस टाइप का हुआ करता था, वंशानुगत हुआ करता था। यानी कि अगर कोई मंत्री पद पर कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होगी तो उसका जो बेटा है वो उस पद को संभाल लिया करता था। बेटा होगा तो बेटा, नहीं तो उसका दामाद हो गया, या फिर दामाद नहीं है तो कोई दास वगैरह भी लास्ट में इस पद को संभाल सकता है। कुछ इस तरह की व्यवस्था थी, वंशानुगत ये पद था। इसके अलावा देखिए, जो मंत्री परिषद हुआ करती थी ना, इसका जो सर्वोच्च पद हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, प्रधानी या फिर महाप्रधानी कहा जाता था, ठीक है। वैसे यानी कि प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जिस पद पर हुआ करता था उसका क्या नाम हुआ करता था, प्रधानी या फिर महाप्रधानी। मराठों के चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको विशेष रूप से, प्रधानी और महाप्रधानी के बारे में। लेकिन विजयनगर साम्राज्य काल के अंदर भी ये व्यवस्था प्रचलित थी। इसके बाद जो मंत्री परिषद मैंने आपको बताई है, 20 सदस्यीय मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था मंत्री परिषद का, उसको क्या कहा जाता था, सभा नायक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था जिसका कि क्या नाम था, दंड नायक।
दंड नायक कोई एक प्रॉपर पद नहीं हुआ करता था, यानी कि यूँ समझ लीजिए आप, ये उपाधि टाइप में हुआ करता था। कोई स्पेशल मंत्रियों को ये उपाधि दी जाती थी, ये पद दिया जाता था महानायक का, ये महादंड नायक का। ठीक है, अब दो दंड नायक हो गया, ये देखिए सेनापति की तरह भी कार्य कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर क्या था, ये न्यायाधीश या फिर गवर्नर, जो प्रांतों के अंदर हुआ करते थे, कौन, गवर्नर का भी कार्यभार संभाल सकता है। इसके अलावा कोई अगर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसको कार्य दे दिया गया तो वो भी ये संभाला करता था, दंड नायक। इसके बाद प्रशासन को चलाने के लिए देखिए अनेक प्रकार के विभाग हुआ करते थे, जैसे आजकल के समय के अंदर भी होते हैं कि भाई विदेश मामलों के जो विभाग है उसे क्या बोलते हैं, विदेश मंत्रालय, विदेश संबंधी जो भी कार्य हैं उसको वो संभालने का काम करता है। इसके अलावा देखिए रक्षा मंत्रालय रक्षा संबंधी कार्यों को देखता है। तो उस समय काल के अंदर भी क्या था, अलग अलग कार्यों को प्रशासनिक रूप से लागू करने के लिए क्या था, अलग अलग विभागों की स्थापना की गई थी। अब जो देखिए उस समय काल के अंदर जो सैन्य विभाग हुआ करता था, ठीक है, जो सेना से संबंधित जो भी कार्य हुआ करते थे उसको संभालने के लिए क्या था, एक विभाग बनाया गया था जिसको क्या बोलते थे, कंदाचार बोलते थे। क्वेश्चन आ जाए कि कंदाचार क्या था, तो ये उस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत क्या था, ये सैन्य विभाग हुआ करता था। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, या तो राजा ने जिसको उपाधि देखे दंड नायक वो व्यक्ति हो सकता है, या फिर सेनापति इसका सर्वोच्च हुआ करता था। हर एक विभाग को संभालने के लिए देखिए सचिव का पद भी जो था वो भी गठित किया गया था। लेकिन उस समय काल में जो सचिव थे वो क्या कहलाते थे, रायसम, रायसम हो गया। इसके अलावा उसका लेखा जोखा रखने के लिए क्या होते थे, वहाँ पर अकाउंटेंट भी नियुक्त होते थे। अकाउंटेंट को क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य के अंदर, कर्णिकम। ठीक है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कर्णिकम कौन होता था, अकाउंटेंट होता था, जो कि किसी भी विभाग का हो सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, कर्णिकम। इसके अलावा विभाग की अगर बात करें तो देखिए जो गृह मंत्रालय का विभाग हो गया तो उस पर कौन होता था, मंत्री, गृह मंत्री। तो गृह मंत्री को क्या कहा जाता था उसके अंदर विजयनगर साम्राज्य में, माननीय प्रधान के नाम से जाना जाता था उसको। ठीक है, इसके अलावा विभागों के अंदर एक कौन होता था, अधिकारी होता था जिसका नाम था मुद्राकर्ता। मुद्राकर्ता यानी खजांची टाइप में, ये क्या करता था, जो भी शाही मुद्रा वगैरह होती थी इनको रखने का कार्य किया करता था। एक अधिकारी का पद था ये। अब मुद्रा का काम किया करता, देखिए मुद्रा से संबंधित जो है दो बातें हैं यहाँ पर, कि जो मुद्रा के रूप में उस समय में क्या चला करते थे, सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। अब जो सोने का सिक्का है उसको क्या कहा जाता था उस समय के अंदर, वराह कहा जाता था। ठीक है, वराह मतलब क्या, सोने का सिक्का। अब जो विदेशी यात्री जो भी आए थे विजयनगर साम्राज्य के अंदर, उनके यानी जो लिखित दस्तावेज हैं उनके हिसाब से जो सोने का सिक्का उसको क्या कहा जाता था, किसी ने हूण बताया है, किसी ने परदोष, या फिर किसी ने पैगोडा। सबका मतलब क्या है कि जो स्वर्ण सिक्का था वो प्रचलित था विजयनगर साम्राज्य के अंदर। अब देखिए सोने का सिक्का यानी कोई भी हो उसको क्या बोलेंगे, पहले तो वरा। फिर अगर आप सिक्के को अगर आप ध्यान से देखें, अगर वो तुलना में उसका साइज कम है, अगर साइज उसका छोटा है तो उसको क्या बोल देंगे, प्रताप कहा जाता था। ठीक है, प्रताप या फिर फणम के नाम से जाना जाता था, प्रताप या फणम बोल देते थे। इसके अलावा सिक्का अगर चांदी का बना हुआ है तो उस सिक्के को क्या कहा जाता था, तार। तार का मतलब क्या हुआ कि ये सिक्का किसका है, चांदी का सिक्का है। तो ये हो गया। अब देखिए पद व्यवस्था की अगर बात करें तो सर्वोच्च पद किसका हो गया, राजा का हो गया। ठीक है, राजा यानी कि सबसे ऊपर। उसके बाद कौन हुआ करता था, युवराज। युवराज कौन, राजा का बेटा हो गया या फिर अन्य कोई शाही परिवार का सदस्य, इसको भी कोई घोषित कर सकता है राजा की याद से, ये युवराज है। तो कोई भी हो सकता है, मुख्य रूप से कौन, राजा की जो संतान है वो हो गई। उसके बाद नीचे कौन हुआ करता था, उसके बाद हो गया ये प्रधानी या फिर महाप्रधानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, ये पद हुआ करता था। इसके बाद युवराज के बाद प्रधानी या फिर महाप्रधानी। तो ये हो गई बात, ये तो हो गया केंद्र के स्तर पर। केंद्र में हमने क्या पढ़ा, देखिए सबसे ऊपर राजा, उसके बाद युवराज, उसके बाद क्या होता था, सहायता के लिए 20 सदस्यीय मंत्री परिषद हुआ करती थी। ठीक है, उस परिषद के अंदर जो भी विभाग थे कुछ इंपॉर्टेंट उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई पद थे जो महत्वपूर्ण उनके बारे में भी बता दिया गया है। अब देखिए जो प्रांतों का प्रशासन था, यानी कि पूरा जो साम्राज्य हो गया उसको क्या किया जाता था, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित कर दिया। इतने छोटे भी नहीं, यानी कि जैसे आजकल पूरा भारत है तो किसके अंदर, राज्यों के अंदर विभाजित है, राज्य जिलों के अंदर। तो इस टाइप से उसको विभाजित कर दिया जाता था। अब देखिए सबसे पहले तो क्या हो गया,
साम्राज्य, साम्राज्य के बाद जो डिवाइड किया गया था प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, मंडल के बाद कोट्टम, फिर वलनाडु, फिर नाडु, उसके बाद मेलाग्राम। मेलाग्राम यानी कि गांवों का ही सम्मिलित रूप था। 50 गांवों को अगर इकट्ठा मिला लिया जाए तो क्या बनता था, एक मेलाग्राम। उसके बाद हम अगर एक अकेले गांव को देखें, एक सिंगल गांव को, तो उसको क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। ठीक है, उर कह दो या फिर ग्राम कह दो। अब हम बात करने वाले हैं जो प्रांत का जो प्रशासन था वो किस तरह से हुआ करता था। अब देखिए, जो प्रांत का मुखिया हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, या तो प्रांतपति कह दो या फिर गवर्नर। जो प्रांत को कौन संभालेगा, प्रांतपति या फिर गवर्नर। अब देखिए, यानी कोई ये बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है प्रांतपति, या फिर जो युवराज हो गया ना उसको भी ये पोस्ट दी जा सकती है, राजकुमार को भी ये पोस्ट दी जा सकती थी प्रांतपति की। अगर कोई युवराज अगर इसके पद पर है, प्रांतपति के गवर्नर, या देखिए अगर कोई युवराज प्रांतपति या फिर गवर्नर के पद पर है तो उसको क्या कहेंगे, उरेयर कहा जाएगा। उरेयर मतलब क्या हुआ कि कोई राजकुमार कौन सा पद संभाल रहा है, प्रांतपति का। ठीक है, अब प्रांतपति को कई विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे कि कौन कौन से अधिकार। एक तो वो सिक्के जारी कर सकता था, ठीक है, सोने चांदी कोई मर्जी सिक्के जारी कर सकता था। केंद्र से या फिर राजा से उसको परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं थी इस बारे में। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, कोई पुराने अप्रचलित कर है, अगर वो किसी को समाप्त करना चाहता है, कुछ ऐसे कर हैं जिसकी वजह से आमजन को यानी कि हानि हो रही है, तो वो क्या कर सकता था, कर समाप्त कर सकता था। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर वो नए कर भी लगा सकता था। तो ये काम कौन कर सकता था, प्रांतपति। इसके अलावा अगर किसी को भूमि दान करनी है, किसी ब्राह्मण को दान करनी है, या फिर किसी मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान करनी है, तो प्रांतपति ये काम कर सकता था। राजा से परामर्श की कोई आवश्यकता इसमें नहीं हुआ करती थी। अब इसको प्रांतपति को जो हिस्सा मिला हुआ है ज़मीन का, उसी क्या किया करता था, कर वगैरह इकट्ठा किया करता था, राजस्व लिया करता था लोगों से। तो यहाँ से जो भी राजस्व लिया जाता था तो क्या था, कुछ तो ये यानी कि अपना खर्चा पानी रखेगा, यानी कि इसको भी वहाँ पर क्या करनी है, अपनी सेनाएं मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये अपना हिस्सा काट कर ये क्या करता था, कुछ एक हिस्सा जो कि फिक्स होता था वो क्या करता था, केंद्र तक पहुँचाने का कार्य भी किया करता था। ठीक है, अब ये क्या करता था, देखिए सेना रखा करता था वहाँ पर। सेना का क्या कार्य था, यानी कि जो इसको क्षेत्र मिला हुआ है जिसको प्रांत बोलते हैं, उसकी देख रेख करना, उसकी सुरक्षा करना। उसके अलावा वहाँ से लगान वगैरह इकट्ठा करना, ये सब कार्य कौन करता था, प्रांतपति। और आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि युद्ध वगैरह के समय अगर आवश्यकता पड़ती है राजा को, तो उसका सहयोग भी देना होता था। तो ये तो हो गया प्रांत के स्तर पर। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो छोटी इकाई कौन सी होती थी, जिसको क्या बोला जाता था, ग्राम या फिर उर बोला जाता था। ठीक है, इससे नीचे कुछ भी नहीं हुआ करता था। अब हम देखते हैं स्थानीय प्रशासन, यानी कि जो गांव हैं उनके स्तर पर जो प्रशासन था वो किस प्रकार से हुआ करता था। अब गाँव के अंदर आजकल जो होती है भाई पंचायतें होती हैं, तो उसी समय उसी तरह क्या होता था वहाँ पर, ग्राम सभा नाम से एक चीज़ हुआ करती थी, ग्राम सभा। इसके अंदर गांव के जो भी थे सम्मानित लोग शामिल हुआ करते थे ग्राम सभा के अंदर। अब ग्राम सभा जो थे उसके कार्य देखे क्या थे, अगर किसी को भूमि उपलब्ध करवानी हो, या फिर गांव की कोई भूमि है उसको बेचना है, तो ये कार्य कौन करेगी, ग्राम सभा। अगर किसी को भूमि दान करनी है, जैसे कि अभी बताया कि ब्राह्मणों को भूमि दान करनी है, या मंदिर को करनी है, या फिर किसी की विशेष उपलब्धि के लिए किसी को भूमि प्रदान करनी है, तो ये कार्य ग्राम सभा के हुआ करते थे। इसके अलावा देखिए, उस भूमि से कर वगैरह भी इकट्ठा किया करती थी। अगर कोई व्यक्ति कर देने में समर्थ नहीं है, वो कर नहीं दे पा रहा है, तो ग्राम सभा क्या किया करती थी, उसकी जो भूमि है उसको जब्त कर लिया करती थी। जब्त करके नीलामी कर दी जाती थी, या फिर वही बेच दी जाती थी। उसके बाद जो पैसा आता था उससे कर की पूर्ति कर ली जाती थी। तो ये अधिकार हुआ करते थे ग्राम सभा के पास। इसके अलावा देखिए, महत्वपूर्ण अधिकार भी दिया गया था कि गांव के अंदर जैसे कोई छोटे मोटे केस हो जाएं, जैसे कि कोई हत्या, लूटपाट, डकैती, मारपीट, इस तरीके के कोई मामले हो गए, यानी कि दीवानी जमीन जायदाद संबंधी मामले, फौजदार यानी कोई क्रिमिनल केस हो गए, तो मामलों के अंदर ये क्या किया करती थी, अपना निर्णय भी दे सकती थी ग्राम सभा। तो ये काम किसके थे, ग्राम सभा के थे। इसके अलावा देखिए, जो गांव की जो आय होती थी ना, जो इनकम हो गई और कितना खर्चा हो रहा है, इन सब का लेखा जोखा रखने के लिए एक पद हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, सेनेट हुआ उसका नाम हुआ करता था। इसके अलावा गांव का जो चौकीदार हुआ करता था, जिसका क्या कार्य था, गांव की गश्त करना और देखना कि भाई गांव सुरक्षित है या नहीं, तो उसको क्या बोलते थे उस समय के अंदर, तलरी कहा जाता था।
अब यहाँ पर देखिए बात चल रही थी बार बार भूमि दान करने की, भाई ब्राह्मणों को भूमि दान करना, मंदिरों के लिए भूमि दान करना। अगर किसी ब्राह्मण को भूमि दान की जा रही है ना, तो उस भूमि को क्या बोलते थे, ब्रह्मदेह कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्मदेह क्या होता था, अगर किसी ब्राह्मण को भूमि दान कर दी गई तो उसको ब्रह्मदेह या फिर ब्रह्मदेव कहा जाता था। इसके अलावा अगर मंदिर को भूमि दान कर दी तो उसको देवदेह कहा जाता था। ठीक है, तो ये भूमि के प्रकार बताए हैं दो मैंने आपको। अब कुछ ऐसी भूमि देखिए जो ब्राह्मणों को दान की गई है, या उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मदेव भूमि। अब ब्रह्मदेव भूमि यानी कि जो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गांव किसके हो गए, स्पेशल ब्राह्मणों के गांव हो गए। अब ऐसे गांव जो कि ब्रह्मदेव भूमि के ऊपर विकसित हुए हैं, तो उसके अंदर जो ग्राम सभा हुआ करती थी, उस ग्राम सभा को क्या बोला करते थे, चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था। समझ गए, चतुर्वेदी मंगलम क्या है, जो ब्रह्मदेव गांव हुआ करते थे ना, उनकी जो वो हुआ करती थी ग्राम सभा, उसको क्या बोलते थे, चतुर्वेदी मंगलम। इसके अलावा जो अन्य जाति के गांव हुआ करते थे, यानी कि गैर ब्रह्मदेव गांव हुआ करते थे, ऐसी भूमि जो कि किसी ब्राह्मण को दान में नहीं दी गई है, नॉर्मल भूमि हुआ करती थी, उसकी जो ग्राम सभा हुआ करती थी उसको क्या बोला करते थे, उसको उर कहा जाता था। दोनों का मतलब आप समझ गए। इसके अलावा जो ग्राम सभा होती थी उसके देखिए आय के, इनकम के क्या क्या स्रोत होते थे, एक तो लगान इकट्ठा करना। ठीक है, वहाँ की जो ज़मीन जायदाद थी किसानों वगैरह से क्या लिया जाता था, लगान लिया जाता था। इसके अलावा संपत्ति पर भी कर लिया जाता था, कोई व्यापारी वगैरह वर्ग है उससे भी कर वगैरह वसूला जाता था, उद्योग धंधों से भी कर लिया जाता था, सिंचाई कर भी लिया जाता था। इसके अलावा किसी को अगर कोई पेनल्टी लगाई गई है, कोई दंड दिया गया है, आर्थिक दंड जुर्माना वगैरह दिया गया है, तो वो भी इनकम का क्या हुआ करता था, महत्वपूर्ण सोर्स हुआ करता था। व्यापारी देखिए उस समय के अंदर पुर्तगाली आ गए थे, व्यापार जो काफ़ी फल फूल रहा था उस समय विजयनगर साम्राज्य में, तो इतना पॉपुलर था कि उस समय के अंदर बाहर के देशों से भी आयात निर्यात किया जाता था। इंडोनेशिया या फिर जो अरब कंट्री थे वहाँ तक भी क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। तो इसके ऊपर भी मोटा कर वसूला जाता था, इनकम का महत्वपूर्ण स्रोत था। नदियाँ हो गई, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, इनके ऊपर बांध बनाकर क्या था, पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो पुर्तगाली इंजीनियर थे उनको बुलाकर पूरी पानी की व्यवस्था, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था करवाई गई थी। तो इस चीज़ के ऊपर भी कर लिया जाता था। तो ये सब क्या थे, गाँवों की इनकम के महत्वपूर्ण सोर्स थे। गाँवों के थे ही थे, बाकी इसके अलावा प्रांत वगैरह से, प्रांत भी इनके ऊपर इनकम वसूला करते थे अपनी। ठीक है, तो ये इनकम के सोर्स हो गए कि पैसा कहाँ से आता था, तो इन सब चीज़ों से पैसा आया करता था। उसके अलावा देखिए जो कर की व्यवस्था थी, भू राजस्व जो व्यवस्था थी, वो किस प्रकार से हुआ करती थी। किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए देखिए पैसा ही आवश्यक है। पैसा मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन कौन से सोर्स हुआ करते थे, तो यहाँ से आया करता था पैसा। इसके अलावा जो उस समय का भारत था, आपको पता ही है कि कृषि प्रधान देश हुआ करता था। ज़्यादातर क्या किया करते थे लोग, कृषि किया करते थे। ठीक है, व्यापार वगैरह फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था, कृषि पर लोग ज़्यादा आश्रित थे। तो कृषि पर क्या था, भारी भरकम उस समय के अंदर कर लिया जाता था। तो जो राजस्व विभाग होता था, इनकम टैक्स जो विभाग था, उसका क्या नाम होता था उस समय के अंदर, 98 कहा जाता था या फिर 58 कहा जाता था उस विभाग को। और जो इनकम का महत्वपूर्ण सोर्स हो गया क्या था, विजयनगर साम्राज्य का कर हुआ करता था। अब ये कर के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कणम, वरण, भोगम और वारीपतम, इराई, कतायम, शिष्ट, विवाह कर, विवाह वगैरह कोई क्या किया करता था उस पर भी कर लिया जाता। तो ये सब क्या थे, इनकम के सोर्स हुआ करते थे। क्वेश्चन आ जाए कि कणम क्या हो, विजयनगर साम्राज्य के अंदर कणम का क्या मतलब था, तो ये एक प्रकार का क्या था, कर था। अब देखिए कृषि के ऊपर किस प्रकार से कर लिया जाता था कि जो भी उपज होगी ना, वहाँ पर खेत के अंदर कोई भी उपज हो रही है तो उसका 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि सिंचाई के ऊपर भी कर लिया जाता था। तो सिंचाई के ऊपर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था, दासाबंदा या फिर कट कोडेज के नाम से उसको जाना जाता था, सिंचाई पर लगने वाले कर को। अब देखिए लगान लेने की क्या व्यवस्था थी, कृषि योग्य जो भूमि थी वहाँ से जो लगान वसूला जाता था वो किस प्रकार से वसूला जाता था। अब जो ब्रह्मदेव भूमि हुआ करती थी, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर कि ब्राह्मणों का अधिकार हुआ करता था, तो इनको देखिए कर में स्पेशल छूट दी गई है कि कर कितना लिया जाता था, जितनी भी इनकम हुई उसका 20वां भाग लिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी भूमि जो कि मंदिरों को दान में दी गई है, जिनका कि नाम क्या होता था, देवदेव भूमि। तो वहाँ से कर किस हिसाब से वसूला जाता था
30वां भाग। ठीक है, ब्राह्मणों को स्पेशल छूट प्रदान थी इस काल के अंदर, और ब्राह्मण कोई भी गुनाह कर देते थे, भाई कोई भी काम कर दिया गलत, तो उसको अपराध के लिए दंड भी नहीं दिया जाता था। सबसे उच्च वर्ग माना जाता था। प्रशासन में भी सबसे ऊंचे पदों पर ब्राह्मणों को स्थापित किया जाता था विजयनगर साम्राज्य के अंदर। तो मंदिरों से 30%, 30वां भाग, और ब्राह्मणों की भूमि से 20वां भाग लिया जाता था। ये मैंने आपको बता ही दिया। जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेह कहा जाता था, और मंदिरों को जो भूमि दान दी गई थी उसको क्या कहा जाता था? देवदेह भूमि कहा जाता था। ये भूमि के प्रकार चल रहे हैं। और एक होती थी उबली भूमि। जैसे कि गांव के अंदर भाई किसी व्यक्ति ने कोई विशिष्ट कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है भाई, संगीत के क्षेत्र में या कहीं भी कोई कहीं गलत काम हो रहा था, उसने किसी अपराध को रोक दिया है, कुछ भी, राजा खुश हो गया, यानी कि लगा कि इसने हाँ भाई कोई विशेष सेवा दी है, तो उसके लिए उसको क्या प्रदान कर दिया जाता था? उसको ऐसी भूमि प्रदान कर दी जाती थी जो कि कर मुक्त होती थी। उस भूमि से किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था, यानी कि इनाम भूमि टाइप में। तो उस भूमि को क्या कहा जाता था? उनबली भूमि कहा जाता था। उसके बाद देखिए एक भूमि का ही प्रकार है जिसका बोलते थे रत या फिर खत कोडगे। रथ कोडगे, ठीक है, नाम है भूमि का, रथ कोडगे या फिर खत कोडगे। इसमें क्या था? जब राजा जैसे युद्ध लड़ने गया, युद्ध के अंदर कोई सैनिक था, वो युद्ध लड़ते हुए मारा गया, तो राजा इससे क्या करता था? जो मृत्यु जिसकी हुई है सैनिक की, उसके जो परिजन होते थे उनको भी एक भूमि प्रदान की जाती थी, ठीक है, ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके परिवार का। तो उनको भी कर मुक्त भूमि प्रदान कर दी जाती थी, जिसको क्या बोलते थे? रक्त कोडगे के नाम से दिया जाता था। इसके अलावा देखिए एक भूमि का प्रकार है, उसका नाम है कुटग्गी। कुटग्गी में क्या होता था? जैसे कि भूमि पट्टे पर ली जाती है ना, जैसे किसी की भूमि है, किसी धनवान व्यक्ति की भूमि है, कोई बड़ा सामंत है, जमींदार है, उसकी भूमि है। अब वो खुद तो वहाँ पर क्या करेगा? खेती वगैरह करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? जिसको आवश्यकता है वो लोग क्या करेंगे? उस खेती को किराए पर ले लेंगे, यानी कि पट्टे पर ले लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भूमि पट्टे पर ली जा रही है तो उस भूमि को क्या बोलेंगे? कुटग्गी के नाम से जाना जाता था, यानी कि पट्टे पर ली गई भूमि को क्या कहते थे? कुटग्गी। इसके बाद देखिए कुदी। भूमि का ही प्रकार है कुदी। ये ऐसी भूमि हुआ करती थी, इसके साथ क्या था? बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि भूमि के अंदर जो मजदूर लोग काम कर रहे थे ना, वो भी फिक्स होते थे कि यही लोग इस भूमि पर काम करेंगे। जैसे किसी ने वो भूमि बेच दी, तो इसके साथ क्या होता था? जो मजदूर वहाँ पर थे, जो कि कार्य करते थे, वो भी क्या होंगे? ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके पास? जिसने की भूमि खरीदी है। यानी कि मजदूर जो भूमि के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, तो उस भूमि को क्या कहते थे? कुदी भूमि। तो ये आप सब लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि उस समय जो समाज था, जो सामाजिक स्थिति थी विजयनगर साम्राज्य की, वो देखिए किस प्रकार से हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य के अंदर क्या था? वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। समाज जो था वो वर्ण में बटा हुआ था, जैसे कि यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वगैरह ये हुआ करते थे। जैसे कि क्षत्रिय वगैरह कोई प्रमाण मिला नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो विदेशी यात्रियों को जो वृत्तांत है उसके हिसाब से कि जो वर्ण व्यवस्था क्या है उस समय के अंदर प्रचलित हुआ करती थी, तो प्रचलित हो गई। और जो सर्वोच्च जो दर्जा मिला हुआ था वो किसको मिला हुआ था? अभी मैंने बताया था, ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा मिला हुआ था। अगर ये कोई अपराध भी कर देते थे तो उसके लिए इनको सज़ा नहीं मिलती थी। इसके अलावा प्रशासन के कार्यों को भी देखते थे, ठीक है, प्रशासन के अंदर इनकी काफ़ी मदद ली जाया करती थी। और ये मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी दान में, उसको क्या कहते थे? उसको ब्रह्मदेह के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा देखिए जो दस्तकार वर्ग हुआ करता था ना, जो दस्तकार, जैसे जो छोटे मोटे कार्य करते थे, शिल्पकार टाइप के हो गए दस्तकार, तो उनको क्या कहा जाता था उस समय के अंदर? वीर पंचाल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर पंचाल क्या था विजयनगर साम्राज्य में? जो दस्तकार वर्ग है उसको कहा जाता था। इसके अलावा देखिए जो व्यापारी वर्ग हुआ करते उस समय के अंदर, उनको क्या कहा जाता था? चेट्टी या फिर शेट्टी के नाम से जाना जाता था। व्यापार तो करते ही थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देखिए जो लेखन कार्य हैं उसके अंदर भी, या लेखा जोखा जो रखना होता था आय व्यय का, उसके अंदर भी परिपूर्ण हुआ करते थे। इनको लिपिक कहा जाता था। लिपिक भी कह सकते हैं, या फिर लेखा कार्य के अंदर ही क्या होते थे? निपुण होते थे लिखित कार्यों के अंदर। कौन? चेट्टी। इसके बारे में याद रखेंगे। और देखिए जो दक्षिणी जो भारत था उस समय के अंदर, जब विजयनगर साम्राज्य जब था अपने उत्कर्ष पर, तो बेहद ही परिपूर्ण ये साम्राज्य था। तो उस समय में क्या कर रहे थे जो लोग, देखिए जो उत्तर भारत के अंदर रहा करते थे ना, तो वो भी जाकर क्या हुए थे? दक्षिणी भारत के अंदर बसना प्रारंभ हो गए थे। अब उत्तर भारत से जो लोग वहाँ पर गए थे दक्षिण के अंदर, उनको क्या
कहा जाता था, बड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़वा क्या है, यानी कि उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत के अंदर बसने वाले लोग जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आए थे। अगर विदेशी यात्रियों की बात करें तो उनके ही लिखे दस्तावेजों से पता चलता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था इसके अंदर क्या थी, गुलाम व्यवस्था या फिर दास जो व्यवस्था है वो प्रचलित थी। यहाँ पर यानी कि आदमियों की क्या हुआ करती थी, खरीद फरोख्त हुआ करती थी। आदमियों को क्रय विक्रय किया जाता था, खरीदा या फिर बेचा जाता था। और इस प्रथा को क्या कहा जाता था उस समय के अंदर, बेसवाग के नाम से जाना जाता था। यानी कि किसी व्यक्ति को खरीदा और बेचा जा सकता है, यानी कि दास और गुलाम जो थे उस व्यक्ति के अंदर मौजूद हुआ करते थे। अगर बात करें स्त्रियों की तो देखिए स्त्रियों की जो दशा थी वो काफ़ी सम्मानजनक थी। स्त्रियां जैसे आजकल के जो कार्य होते हैं वो कार्य भी उस समय के अंदर किया करती थी। किसी महत्वपूर्ण पद पर भी हो सकती थी वो राजकाज के, या फिर जैसे देखिए भाई शाही अंगरक्षक भी हो सकती थी, या राजा के कार्य के जो रिटर्न वर्क हुआ करते थे उसके अंदर भी मदद करने वाली हो सकती थी। उस समय के अंदर किसी भी पद पर हो सकती थी वो। और अगर स्त्रियों की बात करें तो इस समय के अंदर देखिए बाल विवाह प्रचलित था और सती प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है, ये दोनों प्रथाएं क्या थी, प्रचलित थी इस समय के अंदर। फिर भी क्या था, स्त्रियों की जो दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। जब जो सती प्रथा हो गई ये स्त्रियों के ऊपर क्या था, ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाती थी, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर था। वो चाहे तो सती हो सकती थी, अगर नहीं चाहती है तो नहीं भी। अगर स्थापत्य कला की बात करें कि निर्माण कार्य, तो ये मैंने अलग अलग जो सम्राट पढ़े थे उनके शासनकाल में आपको पढ़ा दिया था कि समय के अंदर क्या था, जो मंदिरों का निर्माण हुआ तो किस शैली में बने हुए हैं, ज़्यादातर द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, मंदिर निर्माण की एक कला है द्रविड़ शैली। इसके अलावा देखिए दो बहुत ही पॉपुलर मंदिर है। एक तो हजारा स्वामी मंदिर हो गया जो किसने बनवाया था, देवराय सेकंड ने बनवाया था। इसके अलावा विठल स्वामी मंदिर है जिसका कि निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कृष्ण देव राय के समय के अंदर किया गया था। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए दो व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी। एक का नाम था नायकर या फिर जिसको नायंकार प्रथा कहा जाता है, और इसके अलावा थी एक आयंगार व्यवस्था। अब ये दोनों व्यवस्था हम पढ़ते हैं कि देखिए क्या क्या थी। सबसे पहले देखिए नायंकार व्यवस्था। इसके अंदर क्या होता था कि जैसे जो सेना के सैनिक हो गए या सेना के जो नायक हुआ करते थे ना उस समय के अंदर, जैसे प्रांतपति होता है उस तरह से ही सेना को कंट्रोल करने वाला कौन होता था, नायक। तो नायक हुआ करते थे, उनको क्या किया जाता था, नगद वेतन ना देकर क्या किया जाता था, एक भूमि प्रदान कर दी जाती थी। और ये जो भूमि उनको दी गई है इसको क्या कहा जाता था उस समय के अंदर, इसको अमरम कहा जाता था। ठीक है, अमरम। ये भूमि मिल गई, किसको मिल गई, नायक को, या फिर भूमि मिलने के बाद वो क्या बन जाता था, अमर नायक। अमर नायक यानी कि ऐसा नायक जिसके पास अमरम है, यानी कि भूमि उसको मिल गई है। अब उसका काम क्या होगा, इस भूमि की रक्षा करना, इसका मेंटेनेंस देखना। ठीक है, और यहाँ से जो भी कर वगैरह आएगा उसको इकट्ठा करना, ये सब किसके कार्य रहेंगे, नायक का काम रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट काम था। और ज़रूरत पड़ने पर क्या करेगा, जो नायक है वो राजा का सहयोग करेगा युद्ध के समय। तो ये कौन सी व्यवस्था हो गई, नायंकार प्रथा। इसके अंदर समझ गए ना आप कि इसके अंदर क्या था, जो नायक होता था उसको एक भूमि दे दी जाती थी जिसको कि क्या बोलते थे, अमरम। और भूमि प्राप्त होने के बाद जो नायक है वो क्या बन गया, अमर नायक। भूमि का मेंटेनेंस देखता था, कर इकट्ठा करना, राजा तक पहुंचाना, ये सब कार्य किया करता था। इसके अलावा देखिए एक थी आयंकार प्रथा। इसके अंदर क्या था, ये ग्राम स्तर पर प्रशासन चलाने के लिए या फिर न्याय को देखने के लिए जो 12 व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे ना उनसे संबंधित है। ये है भूमि की ही व्यवस्था है, भूमि दान यानी कि भूमि प्रदान करने की व्यवस्था है। लेकिन किन को दी जाती थी, जैसे जो गांवों का प्रशासन कौन चलाता था, ग्राम सभा चलाती थी वैसे तो। लेकिन जो इसके लिए जो व्यक्ति नियुक्त होते थे ना न्याय और प्रशासन को चलाने के लिए, जो 12 व्यक्ति जो नियुक्त किए जाते थे उनको क्या किया जाता था, वेतन ना देकर ये भूमि प्रदान कर दी जाती थी। ठीक है, इसी भूमि से जो भी इनकम होती थी वही क्या होता था, उनकी इनकम हुआ करती थी। वेतन नहीं दिया जाता था, यानी यहाँ से जो भी कर वगैरह इकट्ठा हुआ वो ये 12 लोग रख लिया करते थे। और ये जो पद हुआ करता था आयंगार का, ये क्या हुआ था, वंशानुगत होता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस पोस्ट पर है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा इस पोस्ट को संभालेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्था थी दोनों उस समय के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने पढ़ा कि विजयनगर का जो प्रशासन था वो किस तरह से था।
वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।